अरे 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 रवि, अरे मेरा बेटा, अरे रवि बेटा कहाँ गया? किशन तो मेरे पास है जी, रवि कहाँ है? रामपुर नामक एक छोटी सी गांव में हरिराम नाम का एक मेहनती किसान था। उसकी पत्नी का नाम शांति था। वे बहुत गरीब थे, लेकिन अपने छोटे से घर में वे बहुत खुश थे। उनके 2 जुड़वा बेटे हुए जो बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, इतने मिलते जुलते कि हरिराम और शांति के अलावा कोई उन्हें पहचान नहीं पाता था। बड़े का नाम रवि रखा गया और छोटे का नाम किशन। सुनो जी, देखो तो कितने प्यारे हैं हमारे लाल। भगवान ने हमें एक साथ 2-2 खुशियां दी हैं। हाँ शांति, बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर है। बस चिंता इस बात की है कि हम गरीब लोग इनका पेट कैसे पालेंगे। मेहनत और करनी पड़ेगी। आप चिंता मत करो जी, भगवान ने दिए हैं तो रास्ता भी भगवान ही दिखाएंगे। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और इन्हें अच्छा जीवन देंगे। हरिराम और शांति अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे। गांव में सभी उनके जुड़वा बेटों को देखकर हैरान होते थे। हरिराम का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम मोहन था। मोहन थोड़ा लालची और चालाक किस्म का इंसान था। वो अक्सर हरिराम से पैसे उधार लेता था और मन ही मन हरिराम को कोसता रहता था। अब भैया, बच्चे तो बड़े प्यारे हैं, लेकिन 2-2 का खर्चा कैसे उठाओगे? शहर में मेरा एक जानने वाला है, सेठ धनपत राय। बहुत अमीर आदमी है, पर उनके कोई बच्चा नहीं है। कहो तो बात करूं, शायद वो एक बच्चे को गोद ले लें। तुम्हें भी आराम हो जाएगा और बच्चे का भविष्य भी सुधर जाएगा। हाँ, क्या कहते हो? नहीं मोहन, ये कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं। मैं भूखा रह लूंगा, पर अपने बच्चों को खुद से अलग नहीं करूंगा। तुम दोबारा ऐसी बात मत करना। अरे भैया, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था। गुस्सा क्यों होते हो? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर याद रखना, गरीबी में ऐसे ही घुटते रहोगे। याद रखना। मोहन मन ही मन नाराज हो गया। उसे लगा कि हरिराम उसकी सलाह की कद्र नहीं करता। कुछ महीने बीत गए। गांव में हर साल की तरह इस साल भी बड़ा मेला लगा। दूर दूर से लोग मेला देखने आते थे। हरिराम और शांति भी अपने दोनों बेटों रवि और किशन को लेकर मेला देखने गए। मेले में बहुत भीड़ थी। जी बच्चों को कस के पकड़ना, भीड़ बहुत है, कहीं खो न जाएं। रवि को आप संभालो, किशन मेरे पास है। हाँ शांति, तुम चिंता मत करो, मैं रवि का हाथ नहीं छोड़ूंगा। वे मेले में घूम रहे थे, बच्चों के लिए खिलौने देखे, मिठाइयाँ खरीदी। तभी अचानक मेले में किसी बात पर भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। धक्का मुक्की में हरिराम के हाथ से रवि का हाथ छूट गया। अरे 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 रवि, अरे मेरा बेटा, अरे रवि बेटा कहाँ गया? किशन तो मेरे पास है जी, रवि कहाँ है? हरिराम और शांति घबरा गए। उन्होंने भीड़ में रवि को बहुत ढूंढा, आवाजें दी, लेकिन रवि का पता नहीं चला। भगदड़ शांत होने तक वे रोते बिलखते रहे। उन्होंने मेले के आयोजकों और सिपाहियों को भी बताया। सबने मिलकर ढूंढा, पर रवि का कुछ पता नहीं चला। उसी भगदड़ में मोहन भी मेले में था। उसने देखा कि रवि अकेला रो रहा है। उसके मन में वही पुराना बुरा विचार फिर से आया। मोहन चुपके से रवि के पास गया। अरे बेटा, रो क्यों रहे हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? चलो चलो, मैं तुम्हें ढूंढने में मदद करता हूँ। डरो मत, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। रवि छोटा था, अपने चाचा को पहचानता था। वो चुप होकर मोहन के साथ चल दिया। मोहन उसे मेले से दूर ले गया और फिर शहर की तरफ निकल पड़ा। उधर हरिराम और शांति का रो रो के बुरा हाल था। वे मेले के बंद होने तक रवि को ढूंढते रहे, पर वो नहीं मिला और निराश होकर वे किशन को लेकर भारी मन से गांव वापस लौट गए।
मेरा बच्चा, मेरा रवि, कहाँ चला गया मेरा बच्चा? कैसे रहूंगी मैं उसके बिना? हिम्मत रखो शांति, हम उसे ढूंढेंगे। कल सुबह फिर शहर जाकर पता करेंगे, किसी ने तो उसको देखा होगा। लेकिन कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी रवि का कोई सुराग नहीं मिला। हरीराम और शांति टूट गए। उन्होंने मान लिया कि उनका बेटा हमेशा के लिए खो गया है। उन्होंने अपना सारा ध्यान किशन की परवरिश में लगा दिया, पर उनके दिल में एक घाव हमेशा बना रहा। दूसरी तरफ मोहन रवि को लेकर शहर पहुंचा और सीधा सेठ धनपत राय के आलीशान हवेली पर गया। धनपत राय एक बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन संतान ना होने का उन्हें बहुत दुख था। उनकी पत्नी रमा देवी हर समय उदास रहती थी। सेठ जी नमस्ते। मैं रामपुर गांव से आया हूँ, हरिराम का भाई हूँ। हाँ हाँ मोहन, पहचान लिया। कहो कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है? सेठ जी क्या बताऊं, आज मेले में बहुत भगदड़ मची थी। ये बच्चा मुझे अकेला रोता हुआ मिला। इसके माँ बाप का कुछ पता नहीं चल रहा, बिल्कुल अनाथ लग रहा है। मैं इसे आपके पास ले आया हूँ। आप बड़े दयालु हैं, शायद आप इसकी कुछ मदद कर सकें। सेठ धनपत राय और रमा देवी ने बच्चे को देखा। रवि बहुत प्यारा बच्चा था। रमा देवी ने उसे तुरंत गोद में उठा लिया। उनकी आंखों में चमक आ गई। कितना प्यारा बच्चा है। हे भगवान, किस निर्दयी ने इसे अकेला छोड़ दिया। सेठ जी, क्यों ना हम इसे अपने पास रख लें। हमारे घर की सूनी रौनक लौट आएगी। इसे देखकर लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ रमा, तुम ठीक कहती हो। मोहन, तुम इस बच्चे को हमारे पास छोड़ जाओ, हम इसे पालेंगे। ये लो अपना इनाम, और आइंदा भी कोई जरूरत हो तो बताना, हम तुम्हारे आभारी रहेंगे। जी सेठ जी, आपकी बहुत कृपा होगी। मैं बस यही चाहता था कि बच्चा अच्छे हाथों में पहुंच जाए। अब मैं चलता हूँ। मोहन इनाम लेकर खुश होता हुआ चला गया। उसने हरिराम और शांति को कुछ नहीं बताया। सेठ धनपत राय ने रवि का नाम बदलकर राहुल रख दिया। राहुल अब एक अमीर घर में पलने लगा। उसे हर तरह की सुख सुविधा मिली। अच्छे स्कूल में पढ़ने गया। उसे ये कभी नहीं बताया गया कि वो गोद लिया हुआ है। वो धनपत राय और रमा देवी को ही अपने असली माता पिता समझता था। साल बीतते गए। गांव में किशन बड़ा हो रहा था। वो अपने माता पिता के साथ खेती में हाथ बटाता था। वो मेहनती, ईमानदार और संस्कारी था, लेकिन उसे हमेशा अपने खोए हुए भाई की कमी महसूस होती थी। हालांकि उसे ठीक से याद भी नहीं था कि उसका कोई भाई भी है। हरिराम और शांति ने उसे कभी पूरी बात नहीं बताई थी। बस इतना कहा था कि उसका एक भाई था जो मेले में खो गया था। माँ, पिताजी इतने उदास क्यों रहते हैं कभी कभी? क्या वो अब भी मेरे खोए हुए भाई को याद करते हैं? हाँ बेटा, वो तुम्हारा जुड़वा भाई था। बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था। भगवान जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा वो। बस यही दुआ करती हूँ कि वो जहाँ भी हो सुखी हो। माँ, मेरा मन कहता है कि वो जहाँ भी होगा ठीक होगा। एक दिन हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। मैं बड़ा होकर उसे जरूर ढूंढूंगा। किशन अक्सर गांव में बूढ़े काका रामदीन के पास बैठता था। रामदीन बहुत समझदार थे और किशन को अच्छी बातें सिखाते थे। बेटा किशन, जीवन में दुख सुख तो आते रहते हैं। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपने माँ बाप का सहारा बनना, मेहनत से अपना काम करना, और हाँ, मन में विश्वास रखना। बिछड़े हुए जरूर मिलते हैं। हाँ काका, मैं मेहनत करूंगा, पर कभी कभी शहर जाने का मन करता है, देखने का कि वहाँ दुनिया कैसी है। शायद मेरा भाई वहीं कहीं हो। उधर शहर में राहुल यानी कि रवि बहुत बड़ा हो गया था। वो बहुत पढ़ लिख गया था और अब अपने पिता के कारोबार में मदद करता था। वो थोड़ा घमंडी हो गया था क्योंकि उसने हमेशा अमीरी देखी थी।
उसे गांव या गरीब लोगों से कोई लेना देना नहीं था। पिताजी, मुझे ये गांव वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। गंदे रहते हैं, बात करने का तरीका भी नहीं आता। इनसे तो दूर ही रहना चाहिए। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, वे भी इंसान हैं। हाँ, उनकी परिस्थितियां अलग हैं। हमें सबका आदर करना चाहिए। याद रखो, विनम्रता ही इंसान का असली गहना है। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी ठीक कह रहे हैं। कभी किसी गरीब का दिल नहीं दुखाना चाहिए। भगवान सब देखता है। माँ, आप भी पिताजी की तरफ हो गई। मैं बस अपनी राय बता रहा था। खैर, छोड़िए ये सब। इसी बीच पास के राज्य विजयगढ़ में राजा विक्रम सिंह और रानी माया अपनी बेटी राजकुमारी रोहिणी को लेकर चिंतित थे। रोहिणी सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी, लेकिन थोड़ी मनमौजी भी थी। उसे आम लोगों की तरह घूमने फिरने का बहुत शौक था। रानी, रोहिणी बड़ी हो रही है। हमें उसकी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। उसका मन महल की चार दीवारी में नहीं लगता। महाराज, वो हमारी इकलौती संतान है और उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। पर आप ठीक कहते हैं, बाहर बहुत खतरा है। वीर सिंह को हमेशा उसके साथ रहने का आदेश देना होगा। माताजी, पिताजी, आप चिंता न करें। वीर सिंह हमेशा हमारे साथ में रहेगा और मुझे अपने लोगों के बीच जाना अच्छा लगता है। उनसे मिलकर ही तो पता चलता है कि राज्य में सब कुशल मंगल है या नहीं। महाराज, महारानी, आप निश्चिंत रहें। राजकुमारी की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। एक बार सेठ धनपत राय को अपने कारोबार के सिलसिले में रामपुर के पास की जमीन देखनी पड़ी। उन्होंने राहुल को अपने साथ चलने को कहा। राहुल बेटा, कल तुम्हें मेरे साथ रामपुर चलना होगा। वहाँ कुछ जमीन देखनी है व्यापार करने के लिए। रामपुर? पिताजी, वो गंदा सा गांव। वहाँ मैं क्या करूँगा? धूल मिट्टी में मेरा सूट खराब हो जाएगा। अरे बेटा, काम तो काम है ना, तुम्हें सीखना चाहिए। चलो चलो, एक दिन की ही तो बात है। और हाँ, रास्ते में शायद विजयगढ़ के राजा के मंत्री से भी मिलना पड़ सकता है। कुछ सरकारी काम है। चलो, इसी बहाने शायद विजयगढ़ की राजकुमारी को देखने का मौका मिल जाए। सुना है बहुत सुंदर है। अनिच्छा से राहुल अपने पिता के साथ रामपुर जाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन वे अपनी महंगी गाड़ी में रामपुर पहुँचे। गांव के लोग अमीर सेठ और उसके बेटे को देखने जमा हो गए। हरीराम और शांति भी वहाँ थे। जैसे ही हरीराम ने राहुल को देखा, वो चौंक गया। वो बिल्कुल किशन जैसा दिखता था। हे भगवान, ये लड़का तो बिल्कुल मेरे किशन जैसा है। कहीं ये मेरा खोया हुआ रवि तो नहीं? नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो तो इतने बड़े सेठ का बेटा है। मेरा मन बहक रहा है। जी, आपने देखा? वो लड़का बिल्कुल अपने किशन जैसा दिखता है। मेरा दिल कह रहा है। हाँ शांति, देखा, पर ये बड़े लोग हैं। हमारा रवि कहाँ? ये कोई और होगा। चलो अपना काम करें, दिल को बहकाओ मत। किशन भी उसी समय खेत से लौट रहा था। उसने भी राहुल को दूर से देखा। अरे, ये कौन है? बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा है, जैसे मैं आईने में खुद को देख रहा हूँ। ये सेठ जी का बेटा है शायद। कितना अमीर लग रहा है। काश मैं भी ऐसा होता। राहुल ने गांव वालों को घृणा से देखा। उसे वहाँ की गरीबी और सादगी पसंद नहीं आई। पिताजी, जल्दी काम खत्म कीजिए, मुझे यहाँ घुटन हो रही है। ये लोग कैसे रहते हैं यहाँ, और ये किसान हमें ऐसे क्यों देख रहा है? तुम बेटा शांत रहो, जमीन देख लें फिर चलते हैं। अरे हरिराम, तुम यहाँ कैसे हो? नमस्ते सेठ जी, मैं ठीक हूँ। आप यहाँ कैसे? अरे बस ऐसे ही जमीन देखने आया था, यहाँ व्यापार के लिए। ये मेरा बेटा है राहुल। हरीराम ने राहुल को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। राहुल को ये अजीब लगा। पिताजी, चलिए यहाँ से। बेटा, तुम्हारा नाम राहुल है क्या? हाँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अपना काम करो। चलो पिताजी यहाँ से। हरीराम का दिल टूट गया।
उसे यकीन हो गया कि ये उसका रवि नहीं हो सकता। उसका रवि इतना रूखा नहीं था। वे चुपचाप वहां से चले गए, लेकिन किशन के मन में उत्सुकता जाग गई। वो जानना चाहता था कि उसके जैसा दिखने वाला वो लड़का कौन है। काका, आज मैंने शहर से आए सेठ जी के बेटे को देखा। वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, ऐसा क्यों है? बेटा, दुनिया बहुत बड़ी है। कभी कभी अनजाने में चेहरे मिल जाते हैं, पर हो सकता है इसमें भगवान की कोई लीला हो। तुम पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं करते हो बेटा? पर कैसे काका? वो तो बड़े लोग हैं, मुझसे बात भी नहीं करेंगे। उन्होंने तो पिताजी से भी ठीक से बात नहीं की। हिम्मत रखो बेटा, सच्चाई जानने का हक सबको है। शहर जाकर पता लगाओ। किशन ने हिम्मत जुटाई। अगले कुछ दिनों में वो शहर गया। उसने सेठ धनपत राय की हवेली का पता लगाया। वो गेट पर पहरेदार से मिला। मुझे राहुल साहब से मिलना है, कृपा करके एक बार मिला दीजिए ना, बहुत जरूरी काम है। मैं उनके गांव से आया हूँ। तभी राहुल बाहर निकला। उसने किशन को देखा और हैरान रह गया। अरे तुम तो वही गांव वाले लड़के हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पीछा कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की? साहब, मैं बस आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या आप कभी रामपुर के मेले में... बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब पूछने की? पहरेदार, इसे यहाँ से भगाओ। आइंदा ये हवेली के आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए, नहीं तो पुलिस को बुला लूंगा। पहरेदार ने किशन को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। किशन बहुत दुखी हुआ। उसे लगा कि शायद रामदीन काका गलत थे। वो वापस गांव जाने लगा। उसी समय राजकुमारी रोहिणी भी शहर के बाजार में घूमने निकली थी, भेष बदलकर, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वीर सिंह थोड़ी दूर पर नजर रखे हुए थे। रोहिणी को आम लोगों की तरह चीजें देखना पसंद था। अचानक बाजार में कुछ चोरों ने हंगामा कर दिया। भगदड़ मच गई और इसी अफरा तफरी में रोहिणी अपने अंगरक्षक वीर सिंह से बिछड़ गई और घबराकर एक अनजान गली में घुस गई। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? वीर सिंह कहाँ है और अब मैं महल कैसे वापस जाऊंगी? किशन दुखी मन से उसी गली से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक लड़की जो साधारण कपड़ों में थी और उसके चेहरे पर घबराहट और परेशानी साफ झलक रही थी और वो अकेली खड़ी थी। देवी जी, आप परेशान लग रही हैं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? आप रास्ता भटक गई हैं क्या? राजकुमारी रोहिणी किशन को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसने राहुल को सेठ धनपत राय के साथ दूर से देखा था जब वे रामपुर आए थे। तुम तो सेठ जी के बेटे हो ना राहुल? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल? नहीं देवी जी, मेरा नाम किशन है। मैं रामपुर गांव का रहने वाला हूँ। आप शायद मुझे कोई और समझ रही हैं। किशन? पर तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल... खैर छोड़ो, मैं रास्ता भटक गई हूँ। क्या तुम मुझे विजयगढ़ के महल तक पहुँचाने में मदद कर सकते हो? विजयगढ़? देवी जी, वो तो यहाँ से काफी दूर है। आप अकेली यहाँ कैसे? वो मैं बाजार आई थी और भीड़ में खो गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सुरक्षित जगह पहुँचा दूंगा। चलिए मेरे साथ, पहले यहाँ से निकलते हैं। किशन रोहिणी को लेकर शहर के बाहर सुरक्षित स्थान की तरफ चलने लगा। रास्ते में वही चोर जिन्होंने बाजार में हंगामा किया था, उन्हें अकेला पाकर लूटने के इरादे से आ धमके। ए लड़के, तेरे पास जो भी है निकाल दे। ओह, तू छोकरे, हीरो बनने की कोशिश मत करना। खबरदार, जो इन्हें हाथ भी लगाया, हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। किशन निहत्था था, पर वो डरा नहीं। उसने बहादुरी से चोरों का सामना किया। हाथापाई हुई। चोर भाग खड़े हुए। तभी वीर सिंह, जो रोहिणी को ढूंढते हुए वहां पहुंच गया था। राजकुमारी जी, आप ठीक तो हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी?
वीर सिंह तुम आ गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस लड़के ने मेरी जान बचाई। इसका नाम किशन है। धन्यवाद युवक, तुमने राजकुमारी जी की जान बचाकर बहुत ही बहादुरी का काम किया है। महाराज तुमसे बहुत प्रसन्न होंगे। चलो हमारे साथ महल चलो। अरे नहीं, धन्यवाद। मैंने तो अपना फर्ज निभाया। मुझे अब गांव वापस जाना है। मेरी माँ राह देख रही होगी। रुको किशन, कम से कम अपना नाम तो पूरा बताओ। हम तुम्हारा आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जी, मैं रामपुर गांव का हूँ। मेरे पिता का नाम हरि राम है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। किशन चला गया। रोहिणी और वीर सिंह महल लौट आए। रोहिणी ने राजा और रानी को पूरी घटना बताई और किशन की बहादुरी की बहुत तारीफ की। वो किशन और राहुल की मिलती जुलती शक्ल को लेकर अब भी हैरान थी। तब राजा ने वीर सिंह से कहा, वीर सिंह, उस बहादुर किशन का पता लगाओ। हम उसे सम्मानित करना चाहते हैं। हमने सुना है कि वह रामपुर गांव के हरिराम का बेटा है। जाओ, जाकर पता लगाओ। जी महाराज। उधर गांव लौटते हुए किशन को रास्ते में फिर मोहन चाचा मिला। मोहन अब बहुत बीमार लग रहा था और उसे अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा था। अरे किशन बेटा, तुम शहर से लौटे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ चाचा, बस ऐसे ही गया था, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शायद मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बरसों से एक बोझ लेकर जी रहा हूँ। मोहन ने किशन को कांपती आवाज में सारी सच्चाई बता दी। कैसे उसने रवि को मेले से उठाया था और सेठ धनपत राय को दे दिया था। किशन सुनकर सन्न रह गया। चाचा, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे माँ बाप और मेरे भाई के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? बेटा, मुझसे गलती हो गई। लालच में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने तेरे माँ बाप को भी कभी सच नहीं बताया, पर अब तुम अपने भाई को ढूंढ लेना। वो सेठ धनपत राय का बेटा राहुल ही तुम्हारा भाई रवि है। मैं आपको कैसे माफ करूं चाचा? आपने मेरा भाई मुझसे छीन लिया, लेकिन अब मुझे सच्चाई पता चल गई है। मैं अपने भाई को वापस लेकर रहूंगा। किशन वापस गांव गया और उसने हरिराम और शांति को सारी बात बताई। वे मोहन की करतूत सुनकर हैरान और दुखी हुए, लेकिन उन्हें ये जानकर खुशी भी हुई कि उनका रवि जिंदा है और अब राहुल बन गया है। क्या कहा? मेरा बेटा जिंदा है? शांति, सुना तुमने? हमारा रवि जिंदा है। वो सेठ का बेटा राहुल ही हमारा रवि है, देखा? हाँ जी, पर वो तो हमें पहचानता भी नहीं। वो हमें अपनाएगा कैसे? वो तो बड़े घर का लड़का बन गया है। उसने तो किशन से भी बात नहीं की जी। माँ, पिताजी, हमें कोशिश करनी चाहिए। वो हमारा खून है। हमें उसे सच्चाई बतानी होगी। इस बार हम सब साथ चलेंगे। रामदीन काका को भी साथ ले चलेंगे। अगले दिन हरिराम, शांति और किशन फिर से शहर गए। इस बार उनके साथ रामदीन काका भी थे। वे सीधे सेठ धनपत राय की हवेली पहुंचे। सेठ जी और रमा देवी बाहर बगीचे में बैठे थे। सेठ जी, हमें आपसे बात करनी है। हरिराम, तुम लोग फिर आ गए, क्या बात है? सेठ जी, हम आपके पास न्याय मांगने आए हैं। ये जो लड़का जिसे आप राहुल कहते हैं, ये आपका बेटा नहीं है। ये हरिराम और शांति का खोया हुआ बेटा रवि है, और ये किशन इसका जुड़वा भाई है। हमें ये बात अभी पता चली है। सेठ धनपत राय, रमा देवी और राहुल सब हैरान रह गए। ये क्या बकवास है? तुम लोग यहाँ फिर से आ गए वही कहानी लेकर? पागल हो गए हो क्या? मैं इन गवारों का बेटा हूँ। पिताजी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? इन्हें निकालिए यहाँ से। अरे रामदीन जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये बच्चा तो हमें मोहन ने ला कर दिया था। कहा था कि मेले में मिला है, अनाथ है। सेठ जी, मोहन मेरा ही भाई है। उसने लालच में आकर हमारे साथ धोखा किया
उसने हमारा बच्चा हमसे चुरा लिया था। उसने मरने से पहले किशन को सब सच सच बता दिया है। आप खुद देख लीजिए, किशन और राहुल बिल्कुल एक जैसे हैं। ये जुड़वा भाई हैं। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ सेठ जी, बिल्कुल सच। रामा देवी ने किशन और राहुल को गौर से देखा। सच्चाई उनकी आंखों के सामने थी। सेठ जी, ये लोग सच कह रहे हैं। देखिए तो, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। हे भगवान, हमने अनजाने में कितना बड़ा पाप कर दिया। मोहन ने हमें धोखा दिया। माँ, आप भी इनकी बातों में आ गई। ये सब झूठ है। ये लोग हमारी दौलत के लिए ये नाटक कर रहे हैं। भाई, हम दौलत के भूखे बिल्कुल नहीं हैं। हमें बस हमारा भाई चाहिए। क्या तुम्हें जरा भी याद नहीं बचपन की कोई भी बात? रामपुर का मेला, माँ का हाथ पकड़कर घूमना। मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेरे माँ बाप यही हैं, सेठ धनपत राय और रमा देवी। तुम लोग चले जाओ यहाँ से। बेटा रवि, एक बार मुझे माँ कह दे। मैं बरसों से इस आवाज को तरस रही हूँ। देख देख, तेरे हाथ पर बचपन में चोट का निशान लगा था, वो अब भी होगा। मैंने खुद उस पर पट्टी बांधी थी। शांति ने राहुल का हाथ पकड़ा। सचमुच उसकी कलाई पर एक हल्का सा पुराना निशान था। राहुल को धुंधला धुंधला सा कुछ याद आने लगा। मेले की भीड़, किसी का हाथ छूटना, रोना, एक औरत का चेहरा जो उसे प्यार से देख रहा है। ये निशान मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है ठीक से? ये चेहरा, ये कौन है ये? बेटा राहुल, शायद ये लोग सच कह रहे हैं। हमने तुम्हें पाला जरूर है, पर जन्म इन्होंने ही दिया है। सच्चाई को स्वीकार करना होगा। हमें भी मोहन ने अंधेरे में रखा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए और आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं शायद गलत था। किशन, तुम सच कह रहे हो। तुम मेरे भाई हो। माँ, पिताजी। राहुल रोते हुए हरिराम और शांति के पैरों में गिर पड़ा। शांति ने उसे उठाकर गले लगा लिया। हरिराम की आंखों से भी आंसू बह निकले। किशन ने अपने भाई को संभाला। दोनों भाई गले मिले। सालों की जुदाई के बाद आज वे फिर एक हो गए। वीर सिंह ये सारी बात जानकर राजा को बताता है और उन परिवारों को महल में बुलाया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। हरिराम, आज से तुम हमारे भाई हुए। रवि और किशन दोनों हमारे बेटे हैं। हम चाहते हैं कि रवि अपने असली माँ बाप के साथ भी रहे और हमारे साथ भी रहे। सेठ जी, आपकी महानता है। हमें बस हमारा बेटा मिल गया, यही बहुत है। राहुल ने धीरे धीरे अपने असली परिवार को अपना लिया। वो अक्सर गांव जाने लगा। उसने किशन के साथ मिलकर खेती के नए तरीके सीखे और गांव की तरक्की के लिए काम करने का फैसला किया। सेठ धनपत राय ने भी इसमें उसकी मदद की। राहुल और किशन दोनों भाइयों का प्यार देखकर सब बहुत खुश थे। राजकुमारी रोहिणी भी किशन की दोस्त बन गई थी और अक्सर रामपुर गांव आती थीं। दोनों परिवार के बीच गहरा रिश्ता बन गया। अब शहर और गांव के बीच का फासला खत्म हो गया था और वे अब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।